विजयनाथ मिश्र जी, व्योमेश शुक्ल एवं आकृति विज्ञा अर्पण, मैं आप सबको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। जी के स्वागत के लिए मैं ज्योति को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। संगीत के ग्वालियर घराने से जुड़े हुए राजेश्वर आचार्य वाराणसी के हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। 2019 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कला और संगीत विभाग से संबद्ध हैं। हमारे बीच प्रोफेसर राजाराम शुक्ल हैं। उनके स्वागत के लिए मैं अनुज को मंच पर बुलाना चाहूँगी। अनुज जी कृपया मंच पर आएं। आप वर्तमान समय में बीएचयू के वैदिक दर्शन विभाग संस्कृत विद्या धर्म के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। हाल में ही आपको राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा संस्कृत भाषा में अतुलनीय योगदान के लिए विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2002 का बादरायन पुरस्कार भी आपको प्राप्त है। हमारे बीच नागरी प्रचारिणी सभा काशी के मौजूदा प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए मैं उमेश कुमार गुप्ता को बुलाना चाहूँगी। व्योमेश शुक्ल कवि, आलोचक, अनुवादक, निर्देशक और कोरियोग्राफर हैं। आसान भाषा में हम उन्हें ठेठ बनारसी भी कह सकते हैं, जिसकी झलकियां आप अभी मंच पर कुछ देर में देखेंगे। इस सत्र का संचालन आकृति विज्ञा अर्पण करेंगी। उनके स्वागत के लिए मैं प्रगति को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। आकृति दैनिक जागरण की ब्रांड एंकर हैं और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में गोरखपुर का एक चर्चित चेहरा भी हैं। कृपया आप सब तालियां बजाएं। अब मंच की बागडोर आकृति जी के हाथों। हमारे बीच बतौर डॉक्टर तंत्रिका विभाग से डॉक्टर विजयनाथ मिश्र जी आ चुके हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आयुषी कौशिक को मंच पर बुलाना चाहूँगी। इधर देखो। अब मंच की बागडोर मैं आकृति जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद। खूबी भी है, लेकिन बहुत ज्वलंत और समय के साथ, समय की धार के साथ सीधे सीधे मंच को शुरू करते हैं। मंच पे बैठे हुए सभी आदरणीयों की सहमति लेकर इस सत्र का प्रारंभ करना चाहते हैं। मेरा पहला सवाल, चूँकि आप सभी जानते हैं मंच इतना समृद्ध है, परिचय की आवश्यकता अतिरिक्त नहीं है। यहाँ पर बैठा हुआ जैसे कभी कभी समाचारों में आता है कि सूर्य की गर्मी कुछ कम हो रही है, कोई कहता बढ़ गया है, कोई कहता कि सूर्य आंधी आ गई है सूर्य पर। वहाँ कोई भी चीज़ आए जाए, उसकी जो आभा धरती पर पड़ती है वो वैसे ही रहती है। किसी भी बात को हम अगर कहना चाहें, उसके मूल रूप में जो बात है कि हाल ही में कोविड में राजेंद्र मिश्रा जी की डेथ हो गई। तमाम ऐसे मूर्धन्य कलाकार जो इस धरती से जा चुके हैं, जिनको हम लोगों ने बचपन में सुना, पंडित
किशन महाराज, पंडित गोदई महाराज, गायकी की इतनी बड़ी श्रेणी बनारस में रही, अब वो नहीं है तो ये कह देना कि यहाँ के कलाकारों में कमी हो गई। तो काशी वो सूर्य का पूरा केंद्र बिंदु है सांस्कृतिक संगीत की भी, जहाँ से ऊर्जा बराबर निकलती रहती है। ऐसा मैं नहीं मानता कि यहाँ कोई ऐसी कमी है। अब आजकल के फेसबुक, रील, ट्विटर के ज़माने में जब तक किसी का 10 मिलियन व्यूज़ ना हो जाए तो लोग सोचते हैं कि ये बहुत पॉपुलर नहीं है। ये वो शहर है जहाँ डोम भी जब लाश को आग देता है, जलाता है, उस तपिश जहाँ 60, 70, 100 डिग्री के टेम्परेचर पर वो खड़ा होकर के वो भी गाना गा के ही भगवान राम को ही याद करके शवदाह जहाँ करता हो, नाविक वैसे ही है, भिक्षुक वैसे ही है, सब संगीत के रस में हैं। नए कलाकारों को बहुत ज़्यादा आप प्रेशर देंगे तो वो भी तुरंत व्यूज़ और लाइक्स के चक्कर में रील में चले जाएंगे, जो कि बहुत शॉर्टकट है। तो साधना है, संगीत एक साधना है, और कोई भी कलाकार एक दिन 2 दिन में नहीं पैदा होता। अभी हमारे बगल में बाबा हमारे बैठे हैं, अभी अपने आप को भी विद्यार्थी कहते हैं, उम्र पर 80 हो गए, 83 साल के युवा बैठे हैं। अक्सर हमसे कहते हैं कि अभी हम संगीत सीख रहे हैं, अभी सीख रहे, कुछ ताल अभी कम लगा। तो जिस शहर में ऐसे गार्जियन हो वहाँ ये कहना कि संगीत कम हो गई, ऐसा मैं कभी नहीं मानता। हर घर में संगीत है। अच्छी बात यह है कि हर घर के संगीत को लोग रील, फेसबुक, ट्विटर पर नहीं डाल रहे, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सुंदर ढंग से आपने कहा। निसंदेह सिद्धि और प्रसिद्धि के बीच का जो एक महीन अंतर है वो बरकरार रहना चाहिए। हम आचार्य जी की तरफ बढ़ेंगे। आचार्य जी, अभी इसके पहले साहित्य का एक सत्र हो रहा था, उस पर बातचीत हो रही थी, तो बातचीत में बार बार एक बात आती है कि जो समकालीन कविता है उसमें जो समय के साथ संवाद है वो हमारे पुराने समय में नहीं रहा। आप संगीत भी जानते हैं और संगीत और साहित्य का एक बड़ा अंतर संबंध रहा है। ऐसे में आप बताएं दर्शकों को कि जो एक सांस्कृतिक कल्पवास होता रहा है, किस तरह से होता रहा है, कि कैसे एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति में आते थे, वो हमारी लोक संस्कृति थी, वो हमारी सांगीतिक संस्कृति थी, उस पर प्रकाश डालें। और ये बहुत ज़रूरी है सभी को जानना कि इस तरह की जो कई बार बहुधा गलतफहमियां हो जाती हैं कि जो परंपरा है वो समकालीन से अलग है। तो इस पर आपका दृष्टिकोण। ऐसा है, डॉक्टर विजयनाथ जी ने मेडिकल साइंस में एक बड़ी ईमानदारी है कि जो तथ्य है उसको स्वीकार करते हुए व्याख्या के द्वारा उसको दूसरा रूप नहीं देते, और न्यूरोलॉजी तक तो वो ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन साइकेट्रिक में आकर वो कहते हैं वी डोंट ट्रीट, वी मैनेज ओनली। एग्रेसिव हो जाएगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ये करेंगे, ये क्योंकि दिखाई नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट, इसलिए वो ट्रीट नहीं करते, मैनेज करते हैं। अब सवाल ये है, शिखर, मध्य, ये नपना और इंची टेप कौन लेके बैठा है, कौन ठेकेदार है, कौन मालिक है इस विश्वनाथ की नगरी में जहाँ कंकर कंकर शंकर कहा जाता है। नींव के पत्थर अगर शिखर के योगदान में थोड़ी सी गर्दन हिला दें तो भवन की भव्यता बहरा जाएगी। इसलिए काशी में सामान्य रहना जो है, मेरे पिता श्री जयशंकर प्रसाद जी के अंतेवासी महामना के वास्तविक में उत्तराधिकारी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी के पुत्र रत्न शंकर प्रसाद जी से आशा की जाने लगी कि कुछ ये भी होंगे,
मैं भाग खड़ा हुआ साहित्य क्षेत्र से कि तुलना होगी, उत्तराधिकार में कोई उत्तर नहीं दे पाऊंगा, अतः भाग चलो यहाँ से। तो दो सीमाएं हैं काशी की, बीच की नहीं। और वैसे जो ये उपसर्ग जो है शब्दों के उप अर्थ, जो संसार है अर्थ का संसार, उसको प्रयुक्त न करना, सुविनिश्चित। हमने कहा 10 उपद्रव और लगा दो उपसर्ग। अपने को विद्वान घोषित करने के लिए शब्द के अर्थ को गोपन करते हुए अपने विद्वत्ता का की मुहर लगाने के चक्कर में बहुत से दुराग्रह हुए हैं। मुझे तो नहीं याद है कि रीति काल वाले किसी कवि ने कोई वाद का संवाद किया हो। ये सब वाद के वाद है, रीति काल, फलाना काल, भक्ति काल, उन्होंने तो घोषित नहीं किया था। उन्होंने जयंति ते सुकृतनो रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। बातचीत चला वशिष्ठ में, विश्वामित्र में, ब्रह्मर्षि कौन है, राजर्षि कौन है। भारवी गाली सुनते रहे अपने पिता से। भारवी अंततो गत्वा चिढ़कर पिता की हत्या करने के लिए तैयार हुए। जब भी शास्त्रार्थ में जीत के आते थे तो पिता कहते क्या है, थोड़ा सा ज्यादा जान गए हो, है बड़ा सम्मान हो गया, और क्या जानते हो, बहुत बेचारे बड़े दुखी रहते थे। पत्नी के आगे भी बेइज्जती होती थी। उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि मैं पिता की हत्या कर दूंगा। आकर छिप कुटिया के पास कदली वन था, वहां खड़े थे कि आज रात को पिताजी को मारूंगा मैं, बाहू पे खत्म करब। तब तक माता अपने पतिदेव भारवी के पिताजी के साथ बाहर निकले तो कहा कैसी चांदनी है, इतनी बढ़िया है। तो कहा बिल्कुल मेरे भारवी की यश गोंदनी है, जैसे उसका यश है। कहा आप तो इतनी गाली देते हैं, कह प्रशंसा कर दूंगा तो प्रगति कम हो जाएगी ना, इसलिए मैं प्रशंसा नहीं करता। तो मैं चाहता हूं कि और करिए काशी को, क्योंकि मुस्कुरा के काशी कहेंगे अब वही आए हुआ ना, रह कुछ दिन तक पता चली, गली गली घूमा तब पता चली कि बनारस का हो। पिता ने मात्र एक उद्बोधन किया था, बेटा जो करना हो करना, काशी में किसी को भी सामान्य मत समझना। सामान्य वेशभूषा में यहाँ विशिष्टताएं घूमती रहती हैं आत्मगोपन करते हुए। क्योंकि अब थोड़ा भोजपुरी बोलने का भी अधिकार मुझे दीजिएगा कि यहाँ बड़े सामान्य भेष में लोग घूमोलन भैया, लेकिन आदर से बात करो, न जाने कि कितना बड़ा विद्वान हो, तीनों पाल और नील बिना डंडे गमछा धो के चलत हो, मट महिला दिखात हो सकल बहुत बड़ा विद्वान हो। इसलिए आदर से बात करे और सामान्य रहने की शिक्षा काशी देती है। अगर भोले बाबा को बहुत ऊंचे उठना था तो हिमालय की ऊंचाई छोड़ के काशी का करे चले आए। शिव तत्व को सामान्यतः व्यापक अर्थ में फैलाने से ही वैश्विक संस्कृति आगे बढ़ती है। और सेवा संस्कृति भाग हमारा महाकवि जयशंकर प्रसाद की ये इच्छा पूरी होती है। यहाँ सामान्य रूप में एक जगह प्रज्ञ बैठे हुए हैं, एक जगह विज्ञ बैठे हुए हैं, तो बीच अज्ञ रहना ज्यादा सुविधाजनक है। आप जब पूछबो तो जौन हमें समझ में आई तो बोलब, वो विद्वत्ता का सर्टिफिकेट है, का ऐसे में नहीं मतलब बहुत सारे कागज बर्बाद किए तो एक कागज में डिग्री मिली, बहुत सारे कागज बर्बाद किए तब एक कागज में डिग्री मिली। जैसे जीवन तो अंधकार में बीता और शव यात्रा के लिए ढिबरी मिली। इसलिए काशी में पढ़ते हैं लोग, काशी अनंत ज्ञान का विषय है। काशी को पढ़ो, छोटे बड़े के स्तर को भूल के शिव स्तर पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए काशी को कहते हैं। तुलसीदास जी को बड़ा तंग किया, राजा राम जी के भक्त तुलसीदास जी को
शिव जी ने फैसला किया, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसीलिए प्रार्थना तो अनुवाद रिक्वेस्ट अपर सुपरमेंटल कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ना। अरे भैया सीधा अर्थ बताइए, हजारों स्नातक हो के जाते हैं। राजा राम जी, मैं दुखी हूँ, 1953 में BHU 10 साल की उम्र में ज्वाइन किया था मैंने, और मैंने कहा 1500 विद्यार्थियों से पूछा कि स्नातक शब्द का अर्थ बताओ, तो ग्रेजुएशन। अरे भैया इस शब्दवा का अर्थ क्या है? को बैचलर। अच्छा, हमने कहा विषय की धारा में एक बार आमूल चूल स्नान कर लेना स्नातक है, और आचरण करना आचार्यत्व है, यह अर्थ नहीं पता है, डिग्री लेके घूम रहे हैं। इसीलिए बनारस में सामान्य बात में ऐसा होता है कि भारतेंदु 500 चांदी का रुपया पंचम से हाथ मिलाने के लिए लगेगा। तो भारतेंदु ने अपने मशालची, तब मशाल लेके आगे चलते थे रईसों के यहाँ कि हटो बढ़ो करके तामझाम पे चलते थे। अपने मशालची के नाम से 500 रुपया चांदी का जमा करवा दिया। तो सबको परिचय देना था अपना। तो जब उसकी बारी आई, हाथ मिलाने की बात थी, तो कहा आपको, आपके बाप के भी बाप को जो रोशनी दिखाता है, मैं भारतेंदु का मशालची हूँ। ये लाघव में राघव को आत्मसात करने की परंपरा काशी में है। सामान्य गलियों से जाते हुए बहुत सकरी गली है, एक व्यक्ति उठता है, दूसरा पूछता है कहाँ हाल है, कहाँ हाल है? करे सवेरे मुंह खोले तो मन तबीयत थक हो गई थी, हम सोचे गए क्या हुआ? अरे पानी वानी छिड़के मुंह पूछे अब ही ना, हम जा रहे थे, रुक गए, क्या बात है, कहाँ खतरा है? बाद में पता मगही पान के बारे में बात की। इसीलिए घोड़ा अड़ा क्यों, दुल्हा लड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, कब फेरे बिना। यह काशी है, अविनाशी है, यहाँ एक से एक अर्थ होता है। तत्सम शब्दों और बाकी की बात मैं ज्ञान में घेर में नहीं पढ़ूंगा, खतरा है अखाड़े के चक्कर में। मैं ये कहूँगा कि यहाँ खाने के लिए भी जो शब्द हैं भोजपुरी के, वो हर शब्द में उसका अर्थ अलग है, पर्यायवाची नहीं है। सुख्यात, प्रख्यात, विख्यात और कुख्यात, ख्यात तो सब है लेकिन अलग अलग है। तो इसीलिए ख्याति को माने टॉप 10। भैया बदमाशों के लिए सुना था टॉप 10 और छोटा चोट, विद्वानों के लिए इन शब्दों का प्रयोग मैंने कभी नहीं सुना। यह एनासिन भारत भर जानता होगा, कोई कैंसर की दवा होगी, कोई डॉक्टर जो नहीं जानता होगा। तो क्या उस ख्याति के कारण एनासिन सबसे बड़ी औषधि मान ली जाए, इसीलिए टॉप 10 वाले टापते रहें, और यहाँ हम विद्या के शाश्वत पक्ष को नापते रहें, यही से टाप कर जाएं, यही है। इसीलिए भकोसना, लीलना, हूरना, ठूसना, चाभना, ये सारे अर्थ शब्द जो है अपना विशेष अर्थ भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कमल और लोटस से काम नहीं चलेगा, नाल युक्त है तब नलिन होगा, 3 पत्ते और कमल सूर्य से अभिमुख और कुमुदनी के साथ होगा तब वह पद्म होगा। ऐसा मुझ पद्म नारायण के कुपुत्र को लगता है। सूरदास जी लिखते हैं कि अवगति गति का जो कहत न आवे, तो उस आनंद की स्थिति मेरी भी है। मुझे लग रहा है कि मैं अपने वटवृक्ष की छांव में बिल्कुल एक ललमुनिया चिड़ई की तरह सुस्ता रही हूँ, और मेरे लिए ये बहुत आनंद का विषय है, सीखने का विषय है। अभी हम प्रोफेसर राजा राम शुक्ल जी की तरफ बढ़ेंगे। अभी कुछ दिनों पहले कविराज गोपीराज पर एक एडिटोरियल पढ़ रही थी, गोपीनाथ जी पर एक एडिटोरियल आया। अब चूँकि जो हमारे काशी इतना बड़ा विषय है, काशी की संस्कृति, काशी का साहित्य, जिस पर बात करते हुए युग युगांतर चले और इस बात का कोई था नहीं लगा सका है, लेकिन
संपूर्णानंद विश्वविद्यालय ने अपने कवि को किस तरह याद किया? यह प्रश्न खासकर तब पूछा जा रहा है जब अयोध्या में लता मंगेशकर जी के नाम पर चौक बना हुआ है। मालवा के लोग गंधर्व को नहीं भूले हैं, सीतामढ़ी के लोग अपने कवि को नहीं भूले हैं, तो काशी अपने कवि को कैसे याद करता है? और इस तरह की जो लेगेसी है उसको लेकर जो संस्थान बनाए गए वो वर्तमान में किस स्थिति में है? थोड़ा सा प्रकाश डालें। नमस्कार। सबसे पहले हम जिस पुण्य भूमि में बैठे हैं उस पुण्य भूमि के अधिष्ठात्र देवता महामना को प्रणाम करते हैं। यह मैं अपनी बात आचार्य मिश्र जी ने जो शुरू किया उससे जोड़ते हुए आपके प्रश्न तक आता हूँ। यह सत्य है, आपने बहुत स्पष्टता से कहा कि अगर हम नहीं देख पा रहे हैं इसका मतलब वो वस्तु नहीं है, ऐसी बात नहीं है। संस्कृत में एक अच्छा मुहावरा है, नायम स्थाणोर अपराधः यदेनम अंधो न पश्यति। सामने यह चित्र रखा है, हम अंधे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब यह वस्तु यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बारीकी नज़र होनी चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर आचार्य राजेश्वर जी का कोई विद्यार्थी जो इनसे यहाँ पढ़ करके लंदन में अपनी विद्या का प्रचार प्रसार कर रहा है तो वो काशी की विद्या है कि नहीं, काशी का ज्ञान का विस्तार है कि नहीं, उसे हमें देखना पड़ेगा। काशी केवल इस परिधि में सीमित, काशी की विद्या इस परिधि में सीमित होकर के अगर रहती तो दूसरे तरफ से एक वक्तव्य आता कि काशी की विद्या कुंभमंडूक हो गई। काशी ने एक छलांग लगाई है, विश्व भर में वो गई है। इसलिए मेरी अपनी जो मान्यता है, चाहे वो संगीत की विद्या हो या शास्त्र की विद्या हो, काशी से जन्म लेकर के उसने उस ज्योति ने पूरे विश्व को प्रकाशित किया है और फैली है और फैल भी रही है अधिकाधिक मात्रा में। दूसरी बात जो आपने संवाद की कही और पहले पूर्व सत्र में बहुत व्यापक इस पर चर्चा हुई, मेरी अपनी जो मान्यता है, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो या साहित्य के क्षेत्र में हो, यदि संवाद न होता तो हमारी यह परंपरा आज तक जीवित न होती। यह हमारी भारतीय सनातन परंपरा की यह एक खूबसूरती है, यह एक सौंदर्य है उसका कि उसने हमेशा संवाद बनाए रखा। आप देखें पूरे विश्व इतिहास का अगर आप आलोड़न करें तो आप ये अनुभव करेंगे कि बहुत सी सभ्यताएं, बहुत सी संस्कृतियों ने जन्म लिया, बहुत विस्तार भी लिया, लेकिन आप देखेंगे कि उन संस्कृतियों, उन सभ्यताओं, संप्रदायों के संस्थापकों के जीवन काल में ही अथवा एक उनके मरण के बाद एक दो पीढ़ी के बाद वो संस्कृतियाँ, वो सभ्यताएं, वो संप्रदाय नष्ट हो गया, पता ही नहीं कहाँ है, लुप्त हो गए। लेकिन ये जो हमारी सनातन परंपरा है जिसका मूल वेद से निकला, श्रुति रूपी प्रथम काव्य से निकला और वो इतना फैला, आज भी वो जीवित है और आगे भी वो चलता रहेगा, इसका एकमात्र कारण था कि हमने संवाद स्थापित किया। जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज के साथ संवाद किया, उस हर तबके के साथ संवाद किया। इसलिए साहित्य का मूल कथा वस्तु एक होते हुए भी हर युग में वह बदलता गया। आप रामचरित को ही देखें, एक छोटे से हम उदाहरण के साथ अपनी बात को यहाँ समेटेंगे। आप रामचरित को देखें, सीता के चरित्र को कैसे वाल्मीकि ने अपने युग में प्रस्तुत किया, कैसे फिर बाद में जो दक्षिण भारतीय कवियों ने प्रस्तुत किया, फिर आज के कवियों ने प्रस्तुत किया। मैं सीता हरण का एक चित्र प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वाल्मीकि की सीता को रावण बाल खींच कर ले हरण करता है, ऐसे स्वातृष शब्द प्रयोग किया गया है, बाल खींच कर ले जाता है। बाद में जब पंप या दक्षिण के कोई कंब या पंप, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, उस कवि ने सोचा कि ये कैसे संभव है कि मेरी माता का कोई राक्षस दुष्ट व्यक्ति केश स्पर्श कर से, कैसे केश खींचे। अब वहां आकर उसकी देखनी रुक गई, वहां तक पहुंचा, सीता हरण तो कराना है, नहीं तो रावण वध नहीं होगा। अब सीता हरण भी होना है, वाल्मीकि ने केश पकड़ खिंचवाया है, उसको भी छोड़ना है। तो उस कवि ने क्या किया कि रावण के नाखूनों को बढ़ा दिया और उस पूरी के पूरी भूमि को के साथ सीता का हरण कर लिया, बिना माता सीता का स्पर्श किए। स्पर्श हो गया। अब बढ़ते बढ़ते वो बात
गोस्वामी तुलसीदास तक आई। तुलसीदास जी ने सोचा, उनके सामने भी वो लेखनी रुक गई, ये कैसे संभव है कि वो मेरे माता का बाल छुएगा। उन्होंने पंप रामायण को देखा, उन्होंने कहा ये तो बहुत मध्यम मार्गी है, रास्ता निकाल के चला गया, हमें बदला लेना चाहिए। हम जिस व्यक्ति ने हमारी माता का स्पर्श, माता के बाल का स्पर्श किया है, उसे दंड दिए बिना अगर हम छोड़ दें तो हमारा कवित्व नहीं है। आपको उस पर शब्दों को देखिए, तुलसीदास ने क्या शब्द का प्रयोग किया है, धरी कच्च बिरथ कीन मही गिरा, जटायु से उसके बाल को नोचवाया। रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था, कैसे किया, बाल पकड़ा, क्या किया, उन्होंने तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। लेकिन जब लेकर जा रहा था, जटायु का प्रसंग आता है, अब तुलसीदास जी को लगता है कि हम बदला ले सकते हैं, और वो कहते हैं कि इसने हमारी माँ के स्पर्श, माँ के बाल को छुआ था, मैं इस माँ के बाल को छूने वाले व्यक्ति के बालों को नचवाऊंगा एक ऐसे प्राणी से जिसको कहते हैं गीध अधम शरीरा, गीध देह अतितम शरीरा, अधम शरीर वाले गीध से हम उसको नचवाएंगे। यह एक समसामयिक संवाद न होता तो कथानक में यह परिवर्तन नहीं आ पाता। तो संवाद हमेशा चला रहा है, जो किस संवाद की हमें कमी हो रही है। आचार्य जी आप सहमत होंगे कि हमने अपनी आत्मा से संवाद करना बंद कर दिया है। हम खुश करना चाह रहे हैं सामने वाले को, हम ऐसा संवाद स्थापित करना चाह रहे हैं जिसमें बहुजन खुश हो जाए, सत्ता पर आसीन लोग खुश हो जाए, ऐसा संवाद हमने अपने कथ्य को ऐसा प्रस्तुत करना शुरू कर दिया अपने काव्य में, अपने आचरण में। इसलिए यह संवाद विशृंखलित होता है, यह हमें ऐसा लगता है। तो ऐसा अब निर्णय का अधिकार तख्त पर बैठे उन लोगों को दिया जा रहा है जो उसके योग्य नहीं है। कुलपति की नियुक्ति ऐसे लोग करते हैं जो जिनका इससे संबंध नहीं है, शिक्षा व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। तो अगर आप अनुमति दे तो पंक्तियां मैं सुना करके अपनी बात पूरी करूंगा। मुझे ऐसा स्मरण आ रहा था कि शायद ये इससे संबंधित हो जाए, और रचयिता होने का एक जो बात है वो भी शायद पूरी हो जाए। ये एक समस्या है। अब दो पंक्तियां इस गजल की है, कभी लिखी थी। इम्तिहाने इल्म लेंगे तख्त बैठे ना फहम। हमारा इंटरव्यू लेने के लिए वो लोग आते हैं जो जिनके लिए हम ना फहम शब्द का उपयोग कर रहे हैं। इम्तिहाने इल्म लेंगे तख्त बैठे ना फहम, क्या बनेगी देश की तस्वीर अब भी सोच लो। मौलवी पंडित खुशामद में लगे हैं ताज की, मौलवी पंडित खुशामद में लगे हैं ताज की, विश्व गुरु कैसे बनोगे क्यों बनोगे सोच लो। ये स्थिति आ गई है कि हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है उन तख्त बैठे लोगों को, इसलिए वो संवाद हमने आत्मा से न करके कुछ स्वार्थपरक संवाद शुरू कर दिया है। और ये काव्य के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में यह अत्यंत गंभीर संकट का एक संकट दे रहा है, इसे हमें बचना चाहिए। आप जिस कविराज जी की बात कर रहे थे, मैं आपको एक बात शायद आपको मालूम भी हो लेकिन कुछ छात्र हों लोगों को बता दें कि कवि शब्द का प्रयोग केवल रचनाकार के लिए ही नहीं होता है, वैद्यों के लिए भी कवि शब्द का प्रयोग किया जाता है, कविराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो गोपीनाथ पंडित कविराज जी थे वो रचनाकार कवि नहीं थे, आगम शास्त्र के बहुत बड़े वेत्ता थे, और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वो उनको पुस्तकालय का प्रभार था। आपको आश्चर्य होगा कि लाखों 1,22,12,000 की पांडुलिपियाँ का विश्व का सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ संग्रह संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में है, और उसकी प्रत्येक पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ को उन्होंने पढ़ा था। उस किताबों में कहीं कहीं निशान, उनकी फुटनोट्स लिखेंगे। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व के लोग कभी कभी विरले होते हैं। और अगर हम ये अपेक्षा करें कि हर युग में
सैकड़ों कविराज पैदा हों, यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नहीं तो कविराज की कविराजत्व तो नहीं बचता। हर एक युग में एक को रहने दीजिए। कविता तो हमें हर जगह दिखाई पड़ती है। आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि कंकड़ में भी कंकड़ गिरता है, उस ध्वनि को भी, ध्वनि से भी एक कोई कविता निकलती। मुझे कालिदास की बात आती है कि एक पीतल का गगरी, पीतल की गगरी सीढ़ियों पर से लुढ़की, वो एक आवाज निकली, ठन 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 ठन, तो उन्होंने लिख दिया ठटम ठटम ठम ठटम ठटम ठा। उस स्त्री का वर्णन किया कि उस स्त्री के हाथ से वो लोटा गिर रहा है, आवाज निकली, ठटम ठटम ठम ठटम ठटम ठा, एक काव्य बन गया। तो इस तरह से यह सौंदर्य है। और आचार्य जी के सामने हम लोग को क्या बोलना है, सुनना ही चाहिए। बहुत धन्यवाद। आगे हम बढ़ेंगे। आगे जी, एक संचालन जिनके हाथ में होता है वो प्रश्न करते हैं, लेकिन जो सहभागिता है उस आधार पे हम तुमसे भी प्रश्न करना चाहेंगे कि कुछ माने कुछ हल दिए और उसी कसौटी के आधार पर सृजन धर्मी अंतस्फूर्त से जो कुछ आया बुद्धि का उसमें नहीं, उस पर आलोचना, क्योंकि संगीत में आलोचना नहीं है। आप 4 कमेंट में पूरे संगीत की ऐसी तैसी कर दी जाती है। अगर आप लिखेंगे तो डंडा गोली बारूद चल जाएगा। भाव विभोर कर दिया, महफिल लूट ली, जादू सिर चढ़कर बोला, मंत्र मुग्ध कर दिया। खत्म आलोचना की ऐसी की तैसी। समीक्षा और आलोचना में क्या अंतर है? 5 ललित कला में वास्तु, मूर्ति, चित्र, काव्य और संगीत, एक पदार्थ तक उन 60 लोग रहते हैं और तत्व में महत्व पाती हैं 5 ललित कलाएं। ऐसी स्थिति में जब आलोचना हम करें या समीक्षा करें तो एक प्रश्न, क्रौंच के मरने से कविता का आरंभ हुआ, मैं नहीं मानता। व्यक्तिगत बात है, आप लोग अच्छा लगे खराब लगे, उसके पहले कविता नहीं थी। मेरा प्रश्न है, क्या वाल्मीकि होने के लिए डाकू होना आवश्यक है? बाकी है ये प्रश्न है विमेश भाई की तरफ। सर, एक और प्रश्न था, क्योंकि विमेश शुक्ल जी जब हमारे सामने होते हैं तो पूरी वर्तमान में फेसबुक के लोग हों या बनारस को जानने वाले हों, वो सब नागरी प्रचारणी की वर्तमान स्थिति से अवगत हैं। विमेश जी बनारस की परंपरागत साहित्य और उत्तरोत्तर स्थिति दोनों के बीच में एक सेतु है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर अधिकांश रिसर्च के विद्यार्थी हैं। काशी में जो संस्कृति का विषय है वह रिसर्च का विषय है, कितना है, यह एक समस्या के तौर पर सामने आ रहा है। इस पर आपका ध्यान आकृष्ट हो, आपके माध्यम से सदन का मार्गदर्शन हो कि इसमें क्या और गुंजाइश है, क्या कमी है विश्वविद्यालयों का, क्या एक वर्तमान वास्तविक योगदान है। शुक्रिया आकृति। मंच पर विराजमान हमारे अभिभावक सम्माननीय राजेश्वर आचार्य गुरु जी, हमारे एक और अभिभावक सम्माननीय प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र जी, प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, सम्माननीय प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी, प्रोफेसर शिव प्रकाश शुक्ल जी, विंध्याचल भाई, युवा साथी डॉक्टर नीरजा माधव जी, प्रोफेसर वशिष्ठ सर, और मन में जो मलाल लेके आप जीवन भर साथ चलते हैं कि मैं उनका क्लासरूम विद्यार्थी नहीं हूँ, ऐसे प्रोफेसर रामेश्वर राय जी, रचयिता के सभी साथी। पता नहीं क्या पूछा जा रहा है और पता नहीं क्या उत्तर देना है। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए।
कुछ न समझ में आए तो पूर्व पुरुष जिस ओर गए हैं वही रास्ता ले लेना चाहिए। श्री संकट मोचन संगीत समारोह चल रहा है तो मैं पूरी रात अपने 1000 मित्रों के साथ जागा हूँ, लेकिन रोते हुए नहीं जागा हूँ, बिल्कुल आनंद मनाते हुए, उत्सव का रत जगा करते हुए जागता रहा हूँ। और आप मंच को ध्यान से देखें तो लग रहा है कि संकट मोचन संगीत समारोह का मंच है। पूरा समारोह ही मंच पर विराजमान है। उद्घाटन प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र जी ने किया है और बाकी जो लोग बैठे हैं पहली दीर्घा में श्री प्रकाश सर और विंध्याचल भाई बैठे हुए हैं, सब लोग कैसी आपसदारी है। मैं तो नींद में चलता हुआ आया हूँ और कहा सुना माफ है, हलफ उठा के कहता हूँ कि कोई भी वाक्य प्रमाणिक नहीं है, जो कहूँगा उससे कल बदल जाऊँगा, क्योंकि यही डायनामिक्स है भाषा की और परिभाषा की भी। जो बात पहले पूछी गई थी, आकृति पूछ रही थी, मूर्धन्यता के, और मूर्धन्य शब्द विजयनाथ सर ने इस्तेमाल किया था, मूर्धन्यता का अभाव, ये एक विषय है बनारस के लिए, वो सारता है। और उसका उत्तर राजेश्वर गुरु जी ने दे दिया कि साधारणता की प्रतिष्ठा करेंगे तो अभाव जो है विभाव में बदल जाएगा। अभाव ही विभाव में बदलता है, इसमें कोई शक नहीं रखना है हम लोगों को। और पता नहीं गुरु जी के प्रश्न का तात्पर्य क्या था, वाल्मीकि और डाकू के संबंध वाला, लेकिन इतना तो तय है कि हिंदी की कविता वो शोक से जन्मी है और उसके आदि कवि वाल्मीकि ही हैं। वो डाकू तो हैं, लेकिन कविता का जन्म शोक से हुआ है। और आप देख लीजिए कि अपवादों को छोड़कर, अपवादों से भी मूल नियम पुष्ट ही होता है, खंडित नहीं हो जाता। अपवादों को छोड़कर हिंदी की मुख्य धारा कविता शोक की कविता है। और शोक के भी अनेक संस्तर हैं, लेकिन दुख मूलक वो है। उस दुख के पीछे क्या है, कौन सा कार्य कारण सिद्धांत काम कर रहा है। और मुझे इस विषय पर इतना ही कहना था। रामायण के संस्तरों की ओर इशारा किया गया प्रोफेसर राजा राम शुक्ल जी द्वारा, तो वही एक प्रसंग याद आता है सर रामायण का कि वनगमन होए वाला हो। वनगमन निश्चित हो चुका है, दशरथ जी आदेश दे चुके हैं, राम वन जाने की तैयारी कर रहे हैं। सीता तरह तरह के तर्क देके उनके साथ चलने की जिद कर रही हैं और भगवान उन्हें मना कर रहे हैं कि नहीं, तुम कोमल हो और ये तय करके मैं तुम्हें नहीं ले आया था कि जंगलों में भटकाऊंगा अपने साथ, और मेरे माता पिता की सेवा कौन करेगा, आदि आदि। जब सारे तर्कों से परास्त हो जाती हैं सीता जी, तो अंत में कहती हैं कि अब तक की सभी रामायणों में तो सीता जी गई हैं राम के साथ, तो मैं आपके साथ क्यों न चलूं। ये है हमारी सभ्यता, जो उसमें लेयर्स हैं। इसलिए शोध का काम, अनुशीलन का काम दिन प्रतिदिन जटिल होता जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह गए हैं, ज्यों ज्यों सभ्यता का विकास होगा कवि कर्म कठिन होता जाएगा। आज कविता लिखना कठिन हुआ है क्योंकि यथार्थ जो है बड़ा हो गया है, ज़्यादा जटिल हो गया है, असमाधेय हो गया है, और हम अपने औजारों को भी भूल गए हैं। मतलब अगर आप, और ये कहने के लिए मुझे तनिक क्षमा किया जाए कि अगर आप
मुक्तिबोध को सरहपा की जगह बैठा देंगे, आदि कवि मान लेंगे उनको हिंदी का, तो आपकी इतिहास दृष्टि सीमित हो जाएगी। आप 1000 साल को, 2000 साल को, अनंतता को काल में एप्रोप्रिएट कर लेने की कोशिश मत कीजिए। उस अनादि अनंत तत्व को छोड़े रखिए। आप ठीक है, आपका मोडस ऑपरेंडी जो है वो हो सकता है फैक्ट चेक करने का, प्रमाणों के आधार पर ही किसी बात को प्रामाणिक मानने का, लेकिन आप मुक्तिबोध से शुरुआत मत कीजिए, तब गड़बड़ होगी साहित्यिक विकास को, साहित्यिक विकास को समझने में। ऐसा बार बार कहा गया है, बनारस के कौन से आयाम का अनुशीलन किया गया, ये तय करना बहुत मुश्किल है। व्याकरण का शहर न जाने कब से है ये, अन्वय का और व्युत्पत्ति का शहर न जाने कब से है। जिन लोगों ने हिंदी शब्द सागर बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा मूलतः संपादित, जिस परियोजना में सब लोग शामिल थे, सभी मूर्धन्य हमारे, उसको पढ़ा है, देखा है, उससे होकर गुजरे हैं, उन्होंने ये भी देखा है कि है शब्द का गुरुजी अर्थ जो है 2.5 पन्ने में बताया गया है, था का अर्थ जो है 5 पन्ने में बताया गया है, और होना का अर्थ जो है 12 पन्ने में बताया गया है। आप बताइए मुझे, है का अर्थ क्या होता है माने क्या, था माने क्या? तो कितना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म विवेक सक्रिय है उसके पीछे। उस विवेक, वही विवेक हमारा उत्तराधिकार है, सूक्ष्मता हमारा उत्तराधिकार है। आज सवेरे एकदम उजाला सूर्योदय के बाद पंडित संजू साहब तबला बजाने बैठे, और वो पंडित राम साहब जो बनारस बास के प्रवर्तक हैं, उनकी सीधी सीधी 6वीं पीढ़ी है, वो तबला बजा रहे थे। प्रायः 2 घंटे का तबला वादन था। तो उनके सामने जो श्रोता था, इतना बीहड़, इतना अपराजेय। अब उस श्रोता की आप तुलना कीजिए किसी और श्रोता समूह से, तो ये एक विषय हो सकता है। इससे आपको हिंदी का, उत्तर भारत का सांस्कृतिक समाजशास्त्र समझने में बहुत मूल्यवान अंतर्दृष्टियां मिल सकती हैं कि जो यूट्यूबर्स हैं या इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका श्रोता कैसा है, और पूरी रात जाग करके, सवेरा करके आंखों से पंडित संजू साहब का तबला सुनने वाला श्रोता कौन है। और तबला बज रहा है तो लोग रो रहे हैं तबला सुन के, ताली नहीं बजा रहे हैं संपर और तिहाई पे, रो रहे हैं, क्योंकि उस तबले में जो है 250 साल की परंपरा बोल रही है। तो संता प्रसाद जी बोलत हुए, किशन महाराज जी बोलत हुए, उनका खुद का गुरु जी लोग, सब लोग बोलत हुए। ऐसी चीज है वो, उसको बहुत सावधानी से और आत्मसंघर्ष के साथ आयत्त करने की जरूरत है। तब जो है आप परंपरा का निरा विस्तार नहीं होंगे, एक्सटेंशन नहीं होंगे, आप खुद में ट्रेडिशन होंगे। आपके भीतर ये आत्मबोध है कि नहीं कि आप ही हैं हेरिटेज, मैं ही हूं परंपरा, मैं ही हूं अपना पिता। ये गुस्ताखी मुआफ हो, लेकिन ऐसे कभी कभी डाइसेक्ट करके देखना होगा। हम लोगों ने प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी को खो दिया, उनका शरीर नहीं है हमारे पास, लेकिन प्रोफेसर वीएन मिश्रा द्वय, प्रोफेसर विश्वम्भर नाथ मिश्र और प्रोफेसर विजय नाथ मिश्र के रूप में वो हैं हमारे पास। पद्म नारायण आचार्य, छायावाद का उतना बड़ा मूर्धन्य है हमारे पास, क्योंकि इनके पास वो आत्मबोध है कि वो जो लिविंग हेरिटेज है, हेरिटेज कहने से होता होगा किसी को इमारतों का और किसी स्थिर स्थापत्य का बोध, मुझे नहीं होता। मुझे वो हड्डियों में, हड्डी के फास्फोरस में और नसों में बहते हुए खून के प्रवाह में समझ में आता है, और वही बनारस की जान है, एक जिंदा हेरिटेज। साथियों,
सुनते हुए बार बार यही लग रहा है कि यहाँ पर प्रश्न करने का कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ सुनते रहने में जो रस है, ऐसा लग रहा है कि बस गंगा जी बह रही हैं और उसमें उनकी धारा को कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वजह से परेशानी होने लगे। लेकिन हमारे बीच वीएन मिश्रा सर हैं। हमारे भोजपुरी में एक कहावत कही जाती है, पूत न पारई नाई नाई परई, उड़ जाई चिड़ई अन्न न धरई। आपने जो पिछली बात आप कही कि अभी जो हमारे वर्तमान में मिलियन व्यू से हम अपने कलाकारों को आंक रहे हैं, हमारे जैसे युवा जो समाधान के लिए आपके पास आते हैं, इस जो न्यूरोलॉजी में ये जो समस्या है, जो ऑर्गेनोलेप्टिक समस्या है, इसका समाधान कैसे होगा? कौन सा अन्न हम धरें? हालांकि रमेश भैया ने इसका काफ़ी हद तक उत्तर दे दिया, लेकिन आप हमारे अभिभावक हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हम वो कौन सा अन्न धरें कि ये जो बार बार वाक्य आ जाते हैं, बनारस फिसलता जा रहा है, तो ये हम जैसों की आत्मा आहत करती है। तो इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है और उसका सल्यूशन क्या है? न्यूरोलॉजी बताने तो यहाँ है नहीं, लेकिन जिस सभा में इतने वरिष्ठ लेखक और महान कविगण बैठे हों, जिस मंच पर इतने महान आचार्य बैठे हों, काशी के कई चीज़ों के बारे में जो चर्चा हुई, दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि काशी का जो सांस्कृतिक इतिहास रहा है, जिन चीज़ों को हम लोग लेके जीते हैं, काशी की अगर आप कहीं भी चर्चा आज करिए तो जो यहाँ का धरोहर है, ये अकेला शहर है जहाँ जीवित धरोहर है। एक परसों मैं महाबलीपुरम में था तो वहाँ गाइड ने कहा कि जूता मत उतारा, ये कोनो मंदिर थोड़ी ना हो, मॉन्यूमेंट हो, जूता पर घूमा तो वो खंडहर हो गया। लेकिन यहाँ जीवित शहर है। दुख ये है कि परंपरा जो परिवार लेके चल रहा है उसका भी कष्ट सोचिए। जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, हमारे घर के 4 मकान बगल में हिंदी साहित्य के 2 महान विद्वान हमारे मोहल्ले में ही रहे बड़े हुए, पंडित प्रोफेसर काशीनाथ सिंह जी और नामवर सिंह जी। 2 रोड छोड़ दे तो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जी का चौराहा, नानी दादी हमारी जहाँ की थी जयशंकर प्रसाद जी का घर। आज रामचंद्र शुक्ल जी के चौराहा देख लो, हाल जाके उनकी मूर्ति देख लो, जयशंकर प्रसाद जी घर देख लो, हमारे घर के बगल में देख लो। जो इतिहास का, जो काशी का स्वरूप लेके चल रहा है, उसके घर खाना खाने के लिए नहीं है। कोई पंचर बना रहा है, कोई ठेला लगाया है। मैं उसी घर से हूँ जहाँ 523 वर्षों का रामलीला का इतिहास है। अभी हम जाएंगे मोहल्ले में, सबसे पहले नगीना की लड़का मिली जो नारायण भैया के सबसे बड़ा कलाकार है, वो लोहे का काम करते हैं। एक पंचर बिहारी वाले हैं, बिहारी पंचर वाले नंद बाबा बनते हैं। रामनगर जाइए तो वहाँ जो पान लगाते हैं वो पहले जटायु बनते थे। एक मर गए तो भाई के मर गए का जो विभीषण गुरु चल गई में। बात यह है कि जिन चीज़ों को हम दुनिया भर में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों घर की स्थिति क्या है? बिस्मिल्लाह खान साहब के घर से शहनाई चोरी हुई, आरोप लग गया लड़के पर। कहीं माला रखा हुआ था कबीर जी के मठ पे, आरोप लग गया मठ पे। दिक्कत क्या है कि हम खाली बस ऊपर की बातें देखते हैं कि ये लीला चलत हो तो संगीत महोत्सव हो तो ये वाला कार्यक्रम चलत हो। उसकी तैयारियों में पूरा जीवन जिस परिवार ने लगा दिया, उसका क्या है? ठेला वाला अपना रामनगर रामलीला के लिए महीने भर का कपड़ा अपना प्रेस करके अलमारी में रखता है कि फटल कपड़ा अभी पहन ले, लेकिन वो महीना भर भगवान राम का सेवा जब करब, ये वाला कपड़ा पहना। ऐसी अलमारियां भरी है उनके घर में, खाने के लिए पैसा ज्यादा नहीं है।
एक बात यह है कि जिन लेखकों को, जिन कवियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, खाली उनकी बड़प्पन के देखें, उनकी अपनी स्थिति क्या है, वो एक दुखदाई पहलू है काशी में। दूसरा, हमारे मैं नोबल म्यूजियम स्टॉकहोम गया, वहाँ लिटरेचर का बड़ा भारी एक लगा हुआ है, नोबल लिटरेचर्स। उसमें एक हर्टा मुलर के चित्र लगा हुआ था, जिनको नोबेल प्राइज मिला 2006 में, लेखक थे। तो उनका ये था कि इन्होंने इंग्लिश के सबसे ज़्यादा फ्रेजेस, गृहिणी महिला थी, इन्होंने फ्रेजेस बनाए, उनको नोबेल प्राइज मिला। हमारे बनारस में देखिए एक से एक लेखक हैं। जब पद्मश्री पद्मभूषण का नाम निकलता है तो मैं खोजता हूँ, कोई लेखक, हमारे इतने बड़े बड़े लेखक कवि सब बैठे हमारे, क्या बनारस से तो नहीं देखा था। ये प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। इस शहर के सांसद हमारे प्रिय मोदी जी हैं, अगर हमारी बात सुने तो क्या इतने बड़े शहर के, इतने वर्तमान में कितने कष्ट से सारे कवि और तमाम हमारे लेखक लोग हैं, उनको भी एक स्तर वो मिलना चाहिए। बैठी तो है हमारी आंटी जी, देखा, देश भर के नाम आपे कहते हैं, नमन हो तो के देखिए सर बैठे हैं, तमाम सर लोग, मैडम, किससे कहें। एक अभी हम कॉन्फ्रेंस किए तो एक ने कहा कि डॉक्टर साहब हमारे डिग्री में आपने वो वाला डॉक्टरेट छोड़ दिया जो को कर्नाटक विश्वविद्यालय मिला था। कहा वो तो क्या बैठे गली दिखा दी, यहाँ 16 पद्मश्री रहना, 16 पद्मश्री, 4 पद्म विभूषण और 2 पद्म भूषण, एक गली देख लो। कह डॉक्टर साहब मैं वापस जा रहा हूँ। जिस शहर में ऐसे है, लेकिन वो शहर का जो कष्ट है वो यही सबसे बड़ा कष्ट है कि पंचर बनाने वाला, सगड़ी चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, गोलगप्पा बनाने वाला, ये सब अपने पूरे जीवन में महीना भर भगवान राम के, कृष्ण जी की सेवा करने में, लीला में लगाते हैं। अभी जिस संकट मोचन मंदिर के व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ कोई प्रोफेसर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई आगे, हम कल एक आए थे वडोदरा से, 2 प्रोफेसर कहे हम लोग पानी पिलाने की सेवा हम लोग भी करेंगे, हम संगीत सुन रहे हैं लेकिन हम पानी पिलाएंगे। ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था केवल धार्मिक भावना से नहीं हो सकती जब तक मन में हमारे ऐसी बातें ना आए। बस एक बात कह के ख़त्म करूँगा कि जिस प्रोग्राम के बारे में कल बता रहे थे, उसी प्रोग्राम में जो वहाँ पानी पिलाता है, उस सवेरे गंगा जी नहाए लोग, कल भैया आज संजू बढ़िया बजे चाहे बढ़िया लगा, क्या शारदा जी के याद आएगा, शारदा साहब जी को। कारण ये है कि जिन लोगों ने यहाँ बचपन से सुना है, ऐसे लोगों को, कवियों को, अपने संस्कृतियों को, उन लोगों को किसी भी में आप आंक नहीं सकते। दूसरा, उनके लिए भी सोचना चाहिए जो इस पूरे व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं। 2 प्रश्नों का उत्तर सर आपने दे दिया। आपको एक ध्यान दिलाऊंगा कि काशी युवधनी अभिनव गुप्त जी ने साधारणीकरण शब्द का प्रयोग किया, विशेषीकरण का प्रयोग क्यों नहीं किया। सामान्य जन के मन में विराजमान जो रचनात्मकता है, अलंकरण, इनफ, अलंकार का मतलब गहने नहीं है, ज्वेलरीज नहीं है। इसीलिए शाश्वत भोले बाबा का विवाह दिवस मनाया जाता है, जन्म दिवस नहीं मनाया जाता है। लेकिन आधुनिक बात हो तो कब उनका जन्म हुआ था, अदरवाइज वी कांट एक्सेप्ट इट। तो इस दृष्टि से काशी को देखा जाए, मैं खाली एक संदर्भ होगा, माइक छीन की क्या आचार्य बहुत बार बोल रहे, ऐसा नहीं है। आत्मसात हुआ परिवार में, ये आनुवंशिकी शब्द का अनुवाद आप सुना होगा साइंस में, खुराना जी, लेकिन उससे पुराना जी जो रहे हैं उनका ये कहना है सांस्कृतिक आनुवंशिकी के कला गुण सूत्र, कल्चर जेनेटिक्स के आर्टिस्टिक DNA। और कबीर चौरा चले जाइए तो जो दादी वादी पुरानी हैं,
कैसन बजावत हम, अच्छा अच्छा कैसे सिखलन, तो उन्हें कहते इतना इतना मालूम। वो प्रोग्राम नहीं देती थी, महिला वर्ग का प्रोग्राम मना था, लेकिन कितना कुछ भरा हुआ था कि सितारा जी से लेके भारतवर्ष के श्रेष्ठ नृत्यांगनाएं थी, पुरुष भी थे, और आपस में बैठ के गोष्ठी हो रही थी। कौन गली गए शाम, इस कौन गली गए शाम, हर ने गली ऐसे दिखाया, किसी ने ऐसे दिखाया, तो भीतर से कहे चिप रहा, ऐसे नहीं, कौन गली गए शाम, मांग दिखा दिया अपना और बता दिया कि देखो ऐसे होता है। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है डिलीट, अब आजकल वो डिलीट हो गया है, पहले डिलीट था। अच्छा तो सबसे तेज अच्छा बजावे वाला के हमन के फलाने, तो एक प्रश्न किया गया, तुलसीदास बजाने वाला, बताइए इसका अर्थ क्या है? क्या वह तुलसीदास बजा लेते? अरे कहाँ रामायण तुलसीदास और कहाँ संगीत का, इसका एक लाक्षणिक प्रयोग है। क्योंकि तुलसीदास जी ने पिंगल शास्त्र के अंतर्गत छप्पै, दोहा, चौपाई सब पर लिखा है, अतः सारी मात्राओं के ताल बजा लेते हैं, तो मतलब तुलसीदास बजा लेते हैं। यह लोकोक्ति है। और पिछले भाई साहब थे, उनसे मैंने कहा था सांस्कृतिक आनुवंशिकी की कलाकरण सूत्र, तो कहा कि सर ऐसा है, मैं तो 70 में यहाँ स्कॉलर था, आप 65 से सांस्कृतिक सचिव थे, आप 2 शीशी खून दे दीजिए तो मैं बताऊंगा ये सब कैसे आपके दिमाग में आता है। तो मैं गला यहू में खून द। तो इसलिए ये जो आत्मसात परंपरा काशी की है, जो रूट जड़ तक गई है, वो विज्ञापित नहीं करती, प्रज्ञापित करती है। इस दृष्टि से काशी सामान्य में विशेषता को अंतर्निहित किए हुए, इसलिए काशी को भूल से भी नहीं कहना चाहिए कि काशी पीछे है या नहीं है। काशी मॉल नहीं है, मन मंदिर है। क्या बात है। पिछले कई प्रश्नों के उत्तर आ गए। अभी सवाल होने ही वाला था विमेश भैया से कि रामनगर की रामलीला या ऐसी जो संस्कृतियां हैं किताब आनी चाहिए। फिर आपसे मिश्रा सर से ये मन में बार बार ये सवाल आ रहा था कि युवा स्वयंसेवियों का एक अभाव दिख रहा है। तो यहाँ पर सभी से निवेदन है कि जो काशी की पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उनमें हम सब अधिक से अधिक स्वयंसेवी के रूप में सहभाग करें, और ये बहुत ज़रूरी है। माननीय मंच के माध्यम से ये जो एक संदेश जाना चाहिए। और अभी गुरुजी ने भी एक आपकी प्रज्ञ विज्ञ बुद्धि जो है, गुरुजी आप बिना कहे प्रश्नों का उत्तर जो है दे रहे हैं, वो आप पहले ही भाप ले रहे हैं। और मुझे सच में मैं आत्मसात की स्थिति में ही हूँ। मुझे लग रहा है कि गोरखपुर से राप्ती आई हैं और गंगा जी में मिल गई हैं। तो वही हमारी जो स्थिति है वो अभी है कि हम बिल्कुल राप्ती होके आए हैं रामगढ़ से होते हुए, और हम गंगा जी में आके मिल गए हैं। ताना मारा और कहा रजा पेरिस में नियुक्ति मिलल नहीं कैले, बनारस न छोड़, ऐठ के बोला अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में मिलल नहीं कैले, अब कैसे चले रजा। हमका जब काशी का मट्टी में गली गली भटकले के बाद जब कुछ अटक गए भीतर, तो बाबा हमसे कहलन कि रजा अब तू चलत फिरत काशी हुआ तो चल रही गोरखपुर रजा साहब। यह जो भोले बाबा सवेरे से उठना और उन्हीं से कहना का हो आज दिन कैसे बीती, का आओ तो पूजा पाठ ना जाने तोहरा नाम लेगा तू जाना, इस तरह सीधे बात करता है काशी का व्यक्ति। तो सुप्रीम से तादाद में रखने वाला काशी वासी जो है वह किसी का आकांक्षा का प्रत्याशी नहीं होता, वो देने वाला होता है। तू हमें का दे पर जा, जन्म यहाँ हो गए नहीं मर जा। लेकिन श्मशान जाने के बाद जब सारे कर्म क्रिया कर्म हो जाता है तो चिट्ठी में लगे हुए जो ऐसे वाले बांस होते हैं उससे वहाँ बहाने के बाद, धो देने के बाद स्थान को भस्म बहा देने के बाद वहाँ लिखा जाता है 94। बता सकते हैं लोगों को 94 क्यों लिखा जाता है? वह 94 इसलिए लिखा जाता है कि जीवन के शतक में बस हम 94 तक साथ थे, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि आदि। तो आजकल की विधि और प्रविधि
किसको निधि मानती है, ये आप सब जानते हैं। इसलिए अब के स्थापित मानकों के आधार पर अनंत के बोध को शाश्वत की पूजा करने वाले काशी के बारे में टीका टिप्पणी करते रहें, क्योंकि हर कार्यालय में टीपे और आज्ञाएं वाला एक पैड होता है। आखिरी प्रश्न, चूंकि बनारस ऐसा विषय है जो अनंत है अपने आप में, और इतने बड़े समुंदर में से एक लोटा पानी की हैसियत नहीं है हमारी, लेकिन यह नामवर की भूमि, यह प्रसाद की भूमि, या किसकी भूमि है। आप खड़ी बोली के आंदोलन को देखिए, संगीत के आंदोलन, संस्कृति का आंदोलन, हमारे घरानों का आंदोलन, हमारी नगर वधुओं का आंदोलन, हर तरह का आंदोलन, और उसके केंद्र में काशी है। जब काशी तमिल संगमम होता है तो आपको काशी का इंटलेक्चुअल एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो आप कहीं से घूम फिर के आए, लेकिन आपको काशी मिलनी ही मिलनी है। तो काशी का जो शाश्वत भाव है। अंतिम प्रश्न, चूंकि अंतिम आज के सत्र का अंतिम प्रश्न इसलिए क्योंकि संभावनाएं अनंत हैं और यहाँ पर सिर्फ अवढेरा जा रहा है, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने की अनुभूति से हम यहाँ हैं। लेकिन फिर भी एक अंतिम प्रश्न की वर्तमान में जो संस्कृत साहित्य में जो रचना धर्मिता है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, और अभी कुछ ऐसे कौन सी रचनाएं जो हो रही हैं वो समय के सापेक्ष। ये बहुत हमारा प्रिय प्रश्न किया। मैं अपेक्षा करता रहता हूँ कि इस तरह के प्रश्न कम से कम मुझसे पूछे जाएं, क्योंकि विगत 6 वर्षों से मैं इस दिशा में कुछ विशेष कार्य कर रहा हूँ। ये देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि संस्कृत कविता का वर्तमान युग में क्या स्वरूप है। मैंने जो अनुभव किया विगत 3-4 वर्षों में, एक टीम बनाई जिसमें लगभग 300-350 युवा कवि जो संस्कृत में रचना कर रहे हैं पूरे भारत में, जिनकी आयु लगभग 40 बिलो 40 जिसको कहते हैं, और वो इतनी अच्छी रचना कर रहे हैं। एक काव्य कल्लोली नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है जो प्रतिमास 5 कवि, जिसमें 4 पुरुष कवि और 1 युवा कवयित्री सम्मिलित होते हैं। और हम ये जो अनुभव कर रहे हैं कि जो समसामयिक घटना है जिस पर सबसे पहले अगर कोई वक्तव्य आ रहा है तो संस्कृत के कवि का वक्तव्य आ रहा है, चाहे वो किसी स्त्री, किसी बालिका के साथ जो कुछ ऐसा दुर्घटना हो रही हो, या किसी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की संभावनाएं दिख रही हो, या महाकुंभ में हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, महाकुंभ इतना अच्छा सांस्कृतिक कार्य लेकर आया, और YouTube ने कुछ ऐसे चीज़ें दिखाए। वो कौन एक लड़की थी, माला बेचती थी, उसके बारे में बहुत कुछ दिखाया। और क्या नाम था, क्या बात है, सबके मुंह में वो नाम है। तो उस चीज़ पर संस्कृत की कविता आई, और यह सुन करके मुझे बहुत आनंद आया कि यह आज का कवि कितना जागृत है कि इन बातों को भी देख रहा है और इतना कटाक्ष कर रहा है। तो संस्कृत की कविता अभी जीवित है और उसने अनेक रूप लिए। पहले यह मान्यता थी कि केवल छंदोबद्ध कविता संस्कृत में होती थी और कुछ गिने चुने छंद, शिखरणी, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीड ऐसे आते थे। लेकिन अब हैकू आने लगे हैं, छंदोमुक्त रचनाएं आने लगी हैं। और यह बात संस्कृत का कवि बता रहा है कि छंदोमुक्त का मतलब केवल कुछ वाक्य बोल देना नहीं है। यह बता रहा है कि छंदोमुक्त फ्री वर्स रचना का भी एक छंद होता है। यदि उसमें गेयता न हो, उसमें एक छंद न हो, तो वह कविता नहीं हो सकता है। अगर वह आपके दिल के साथ साधारणीकरण न कर सके तो वह कविता नहीं है। वो एक जो राजशेखर ने कभी कहा है, एकस्य तिष्ठति कवेर्गृहेव काव्यम अन्यस्य गच्छति सुहृद भवरानि यावत् नस्या विदग्ध वदनेषु पदानि शश्वत कस्यापि संचरति विश्व कुतूहलीव। एक विश्व कुतूहली की तरह हमें अर्थ समझे या न समझे, हमारे मुंह पर यदि आप देख सकते हैं लंदन में बैठा व्यक्ति जिसको हिंदी नहीं आता है, लेकिन वह खैके पान बरास ग्वाला मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है बड़ी सरलता से गाता है। उससे पूछे डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सम नो बट अमिताभ बच्चन है संगीत, ये वो कहता है, उसके मुंह में वो है। तो
जैसे मालती माला का उदाहरण किसी कवि ने दिया है कि आपके उसका गंध आपके सामने नहीं आ रहा, आप उसका गंध पास सूंघ नहीं पा रहे हो, लेकिन आपके आंख को वो इतना आकर्षित करती है। आप कविता के अर्थ को भले न समझ सके, लेकिन उत्तम कविता वो है जो आपके दिल को छू जाए। अर्थ से उसका बहुत मतलब नहीं होता है, शब्द से उसका मतलब नहीं होता है। मौन कविता भी होती है, मौन स्वर भी होते हैं। तो आज तुमने हृदय के इस मौन स्वर को सुन लिया, बस गीत की परिणति यही है, शब्द रचना व्यर्थ है। आज तुमने हृदय के इस मौन स्वर को सुन लिया, बस गीत की परिणति यही है, शब्द रचना व्यर्थ है। तो नूपुरों की झंकृतों ने हृदय तंत्री बज उठे, नूपुरों की झंकृतों से हृदय तंत्री बज उठे, संगीत की सुर साधना में ताल बंधन व्यक्त है। तो अगर आपके हृदय तक हमारा हृदय साधारणीकरण न हो, हृदय का साधारणीकरण न हो, तो वो कविता नहीं रह जाती। और आज संस्कृत की कविता ने वो काम शुरू किया है और बहुत अच्छी मात्रा में हो रहा है। मुझे विश्वास नहीं था कि हमारा प्रकल्प चल पड़ेगा, लेकिन 300 से ज़्यादा युवा कवियों को देख करके मुझे बहुत आनंद हुआ। और यह इसमें से काशी में भी बहुत से ऐसे युवा कवि हैं जो अपनी प्रतिभा सामने ला रहे हैं। बस कमी इतनी है कि योजक स्तुत दुर्लभ, हम सामान है, मटेरियल है, लेकिन उसको जोड़ करके बनाकर प्रस्तुत करने वाला कोई मिल नहीं रहा है। और यही दुख संभवतः आचार्य विजयनाथ मिश्र जी का भी है कि बहुत कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको सम्मान देना, उसको व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। वह उस समाज के लिए का यह दायित्व होता है जिस समाज को हम नेता समाज या नेत्र समाज मानते हैं। जब कभी राजाश्रय हुआ करता था, राजाश्रय समाप्त हो चुका है। हम आश्रय जैसा मतलब कोई उपकार आप मुझे हमारे ऊपर करें, इस समाज पर करें, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए, जो उन्हें स्थान मिलना चाहिए, उनके पुत्र और उनके संततियाँ यह उलाहना न दें कि हमारे पड़ोस वाला लड़का ऐसा, हमारा मित्र आगे बढ़ चुका है, हमें आप उसी पुरवा और कसौरा बनाने में लगाए हुए हैं, वो उलाहना न दे। इसका दायित्व भी हमारे समाज के पास है। ये भी मैं एक उच्च स्तरीय समिति में चर्चा कर रहा था, जहाँ लोग सर यूजीसी में ये चर्चा हो रही थी कि कुछ ऐसे विषय हैं हमारे विश्वविद्यालयों में जिनमें 2-3 विद्यार्थी आते हैं, 8-10 अध्यापक हैं। ऐसे विषयों को रखने की क्या आवश्यकता है? मेरे कुलपतित्व काल में ही ये प्रश्न आया था कि जैसे मीमांसा विभाग में हमने 5 अध्यापक रखे, 1 छात्र है, तंत्र शास्त्र, आगम शास्त्र 2 छात्र हैं, 8 अध्यापक हैं। तो ये यूजीसी का रेशियो है दिस इज टू दिस, दिस इनटू दिस, वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे विषयों को बंद कर दीजिए। हमने उस समय यह प्रतिवाद किया था कि इन विषयों का एक भी अगर छात्र है और एक छात्र बनकर आता है तो इस विभाग की स्थापना करना यह सार्थक होता है, क्योंकि यह हमारी धरोहर है। इन्हीं विषयों के कारण हम विश्व गुरु माने जाते हैं। अगर ये हमारे से माइनस कर दिया जाए, पहले सत्र में चर्चा हो रही थी कि अगर हम उस चीज़ को माइनस कर दें तो हम भारत नहीं रह जाएंगे, कि भारत की आभा खत्म हो जाएगी अगर इन विषयों को हम यहाँ से हटा दें। इनको बचाने के लिए अगर हम इनसे भी अधिक कोई प्रयास करते हैं तो हमारा वो प्रयास सार्थक होता है, उतने मात्र से उसकी सार्थकता होती है। तो यहाँ काशी की जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, बहुत कुछ ऐसा है जो अब लुप्त हो जा रहा है। आप 80 के इस पर देखिए, आपके वाक यूनिवर्सिटी में भी आप कभी लोग देखिएगा, वाक यूनिवर्सिटी क्या है, घाटवाक विश्वविद्यालय इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसमें भी जो चर्चा होती है, मैंने एक छोटे से छोटा लोग भी तेंदुलकर की बैटिंग पर कमेंट करता है, ये बॉल सर्वा आउट साइड में मार देलस, राइट साइड में मार देला हो तो चौका मिल जाता, छक्का मिल जाता। ये वहाँ तक की
अने अमेरिका की राजनीति पर भी टिप्पणी करने वाले लोग वहाँ चाय की दुकान पर मिलेंगे, तेंदुलकर की बैटिंग पर भी टिप्पणी करने वाले लोग मिलेंगे। उन सब चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि वो क्या फिलॉसफी है। एक व्यक्ति नीचे गमछा पहना है, ऊपर मलमल का शाल रखा है, पान खा रहा है, परवल लेने जाता है, उसके पास झोला नहीं है, दे दा यही में दुखी रहो। ये 8,000 की शाल है, उसमें 2 किलो परवल लेकर चला आता है। क्या वो चीज़ है? उन रहस्य को समझने की आवश्यकता है। वो काशी की जो रहस्यमयता है उसको समझने की आवश्यकता है। केवल समझना नहीं, उसे सजोए रखने की आवश्यकता है। बहुत विकास की जरूरत नहीं है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता है, ये प्रकाश देने की आवश्यकता है। हमें बहुत कुछ कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उस कॉरिडोर के पहले का जो रूप था, उस रूप में जो संस्कृति बसती थी, बची थी, और जो उसकी महक आती थी। आप पक्के महल के गलियों में से गुजरिए, वेद मंत्र सुनाई देते थे, कविताएं सुनाई देती हैं, संगीत की ताल सुनाई देती है। वह सब बंद खत्म हो जाएंगी यदि गलियां नष्ट हो जाएंगी, यदि वहाँ मंजिलें बहुमंजिलें इमारतें खड़ी हो जाएंगी। वो सब, उन्हें सब बचाने की आवश्यकता है, और जब हम बचाएंगे तभी वो बढ़ेगा। तो हम यही मानते हैं कि वर्धनात् रक्षणम श्रेयः, रक्षितम स्वयमेरते। बढ़ाने से ज़्यादा आवश्यक होता है कि हम पहले जो हमारे पास है उसकी रक्षा करें। अगर हम रक्षित कर लेते हैं तो अपने आप वो वर्धित होने लगता है। तो बढ़ाने की हम त्वरा न करें, बहुत जल्दीबाजी न करें। जो कुछ है उसे पहले बचाएं, बचा हुआ चीज़ अपने आप बढ़ता रहता है। बहुत धन्यवाद साथियों। आज का सत्र ऐसा था कि हमारे जितने वक्ता हैं उन्हें हम एक एक दिन अलग अलग से सुनने की जिज्ञासा लेकर पुनः जा रहे हैं। अपनी तरह के पौध हम तैयार कर रहे हैं, प्यार अपनी नस्ल है, हम प्यार कर रहे हैं। तो अभी हमारी वही स्थिति है कि यही ठैया मोतिया है रही है। तो मैं अपनी मोती फिर से घुमा के जा रही हूँ, और फिर इन्हीं लोगों की संगति में आकर उस मोती को ढूंढा जाएगा। आप सभी ने सुना, बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ छूट गया, काशी की गलियां, काशी का संगीत, लेकिन सब कुछ शामिल रहा क्योंकि काशी शामिल रहा। आप सभी का बहुत धन्यवाद, हमारे सभी पैनलिस्ट का बहुत धन्यवाद। की परिभाषा दी। यह सत्र कुछ उसी तरह का था, लाघव में राघव प्राप्त करने जैसा। इस सुंदर संवादी, ज्ञानवर्धक और विचारणीय सत्र के लिए मैं अपने मंचासीन अतिथियों को कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।